बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान विषय में ज्योग्राफी का लेसन 2 जिसका नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन, इस पर डिस्कस करेंगे और पूरे चैप्टर का जो भी है इसमें क्या क्या पढ़ाना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन, अर्थात वनस्पति वन जो पाए जाते हैं वो किसे कहते हैं, वनों में रहने वाले जो जीव हैं वो किस प्रकार से हमारे उपयोगी हैं, क्या उनकी वर्तमान में स्थिति है और क्या उनका मानवीय क्रियाकलापों का उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। हम इन सभी विषयों पर, इन सभी शीर्षक पर, टॉपिक्स पर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो कुछ बच्चे तो यही सुन कर के बिल्कुल थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं लेंगे कि अरे क्या है, आज तो मैडम यही बताएंगे वन है, वन क्या है, पेड़ पौधे क्या हैं, इनमें रहने वाले जीव क्या, बस यही सब बताएंगे, इसके तो कोई ज़्यादा खास ज़रूरत है नहीं। लेकिन नहीं, ये टॉपिक इतना अपने आप में इंटरेस्टेड है, इतना इम्पोर्टेंट है बच्चों कि इससे रिलेटेड आपकी क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम और आने वाले कंपटीशन में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, अगर आप इन्हें ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो उन क्वेश्चंस के आंसर आप नहीं दे सकते हैं। तो इस चैप्टर को लेकर के आप बिल्कुल अवॉइड मत करना, बिल्कुल हल्के मत लेना, क्योंकि यह जो है आपका 10th क्लास, कोई भी विषय हो 10th क्लास में, आपको आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं का आधार बनाती हैं। अगर आपने इनकी डीप स्टडी कर ली तो आगे चलकर आप कोई भी कंपटीशन को बहुत ही आसान तरीके से उसको पार कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चे इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से मन लगा के इंटरेस्ट लेते हुए इसको ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे और आवश्यकता अनुसार अपने नोट्स भी रेडी करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने इस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर वन एवं वन्यजीव संसाधन। तो देखिए बच्चों, इसमें जो मुख्य बिंदु हैं, आपको इस लेसन में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले है, हम क्या देखेंगे, वन और वन्य प्राणी, वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार, प्रशासकीय दृष्टि से वनों का वर्गीकरण, वन और वन्य जीवों का ह्रास। ये इतने मुख्य शीर्षक हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे इस लेसन में। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन क्या है। वन पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। वन प्रकृति का अमूल्य उपहार है। वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो पेड़ पौधों एवं झाड़ियों द्वारा आच्छादित होते हैं। वे वन जो स्वतः विकसित होते हैं प्राकृतिक वन कहलाते हैं। वे वन मानव द्वारा जो विकसित किए जाते हैं वे मानव निर्मित या कृत्रिम वन कहलाते हैं। इसमें देखिए वनों को समझाया गया है कि वन का तात्पर्य क्या है। वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो पेड़ पौधों एवं झाड़ियों द्वारा आच्छादित होते हैं, अर्थात जो प्राकृतिक रूप से स्वतः उगे होते हैं, वे चाहे पेड़ पौधे या झाड़ियों किसी भी रूप में पृथ्वी को ढके होते हैं, आच्छादित किए होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, वन। और इनकी विशेषता क्या है, ये स्वतः विकसित होते हैं, इनको मनुष्य द्वारा रोपण इनका नहीं किया जाता है, और ये क्या कहलाते हैं फिर, प्राकृतिक वन। दूसरी तरफ जो मानव द्वारा विकसित किए गए हैं, मनुष्य के द्वारा जिनका वृक्षारोपण किए गए हैं, वे वन क्या कहलाएंगे, कृत्रिम वन। आगे जैव विविधता, बहुत ही करंट अफेयर्स में आता भी है क्वेश्चन ये कि जैव विविधता से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, भारत में वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत से तात्पर्य है भारत में जितने भी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है वे सब तथा उनकी प्रजातियां तथा पाए जाने वाले सभी प्रकार के प्राणी तथा उनकी प्रजातियां, और किसी क्षेत्र में अधिक संख्या में पशुओं व प्राणियों की संख्या तथा वनस्पति व उनकी प्रजातियों का होना ही जैव विविधता कहलाती है। एक सिंपल सी परिभाषा मैं आपको बता रही हूँ। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीव और उनकी प्रजातियाँ तथा पृथ्वी पर पाए जाने वाली सभी प्रकार की वनस्पति और उनकी प्रजातियां, इनकी विविधता ही क्या कहलाती है, जैव विविधता। आगे चलते हैं। सबसे अधिक जैव विविधता भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर पाई जाती है। हमारी पृथ्वी को
बच्चों जो दो भागों में बराबर भागों में बांटती है, कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। और इस भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर सर्वाधिक जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में, पाई जाती है। यहाँ विभिन्न प्रजातियाँ देखने को मिलती है। कहाँ पर? भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर। कौन सी प्रजातियाँ? जीवों की और वनस्पतियों की डिफरेंट वैरायटी आपको देखने को मिलेगी इस क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ की क्लाइमेट ह्यूमिड है। यहाँ पर प्रतिदिन जितना डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है उतनी ही ज़्यादा वर्षा होती है। तो रिजल्ट क्या होगा? अधिक नमी, अधिक वर्षा और अधिक धूप के कारण यह क्षेत्र बायोडायवर्सिटी का क्षेत्र कहलाएगा। भारत में 8% विश्व की प्रजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? भारत में। विश्व की लगभग 47,000 पेड़ पौधे की प्रजातियाँ भारत में पाई जाती हैं, जिसमें 15,000 पुष्पों की वनस्पतियाँ हैं तथा 10% जंगली वनस्पति हैं। माना जा रहा है कि ये वनस्पतियाँ लुप्त होने के कगार पर हैं। 81,000 जीव जंतुओं की प्रजातियाँ हैं। अब इसी लेसन में बच्चों कुछ जो मुख्य शब्द आए हैं इनको आप अच्छे से पहले समझ लीजिए, जिससे कि आपको लेसन को समझने में आसानी होगी। तो कुछ शब्द हैं, जैसे पहला है वनस्पति जात। वनस्पति जात क्या है? विशेष क्षेत्र जिसमें विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिनकी अपनी विशेषताएं और लाभ हैं, इसे क्या कहते हैं? वनस्पति जात। दूसरा है प्राणी जात। किसे कहते हैं? विभिन्न प्रकार के प्राणियों के समूह को प्राणी जात। फिर है वन्य जीव। वन्य जीव का तात्पर्य है वनों में रहने वाले प्राणी। नाम से ही क्लियर है कि वन्य यानी वनों के जीव। वनों में रहने वाले जो प्राणी है वो क्या कहलाएंगे? वन्य जीव। नेक्स्ट है पादप जातियाँ। पेड़ पौधों की विभिन्न प्रजातियाँ क्या कहलाएंगी? पादप जातियाँ। अगला शब्द है हिमालयन यव। हिमालयन यव एक शब्द आया है लेसन में। इसका तात्पर्य है कि हिमालय क्षेत्र में एक विशेष प्रकार का औषधीय पौधा होता है, इसे हम कहते हैं हिमालयन यव। कृत्रिम वन किसे कहते हैं? वन महोत्सव या वृक्षारोपण की सहायता से लगाए गए वन क्या कहलाएंगे? कृत्रिम वन। जल स्थल चर से क्या तात्पर्य है? जल स्थल दो शब्द आए हैं। तो वे जीव जो जल तथा स्थल दोनों स्थान पर रहते हैं वे क्या कहलाएंगे? जल स्थल चर। भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू हुआ। ये जो कानून बना था वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर के, कब हुआ था लागू? 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना, ये सब क्वेश्चन बनते हैं वेरी शॉर्ट कि भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा? 1972 में। या प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई, कब शुरू की गई? तो इसका है आंसर 1973 में। और ये भी अगला जो पॉइंट है इसका भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, आगे कंपटीशन में आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। सरदार सरोवर परियोजना, ये बहुउद्देशीय परियोजना है, किस नदी पर है? तो इसका आंसर है नर्मदा नदी के तट पर है। भूमि पर रहने वाला सबसे तेज स्तनधारी प्राणी चीता है, जो 112 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है। भारत में लगभग 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वनों का विस्तार है। वर्ष 2005 की भारत के उपग्रह लीस 111 की 10वीं रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल 67.71 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 20.60% है। ये आगे देखिए वनों के प्रकार। अब वन कितने प्रकार के हैं जो आपके इस लेसन में दिए गए हैं, उनके आधार पर कुछ वनों के प्रकार इस प्रकार से हैं। पहला है अत्यंत सघन वन। सघन माने बहुत घने वन किसको कहते हैं? भारत में इनका विस्तार 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है। अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, ये भारत के असम और सिक्किम को छोड़कर सभी पूर्वोत्तर राज्य इसमें आते हैं। वनों का घनत्व है 75% से अधिक। सेकंड जो वनों के प्रकार है इनमें है सघन वन।
और सघन वन क्या है इनका विस्तार? ये वन 73.60 लाख हेक्टेयर भूमि पर फैले हैं। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र व उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में इनका विस्तार है और घनत्व है 62.99%। तीसरा, खुले वन क्या हैं? 2.59 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर इन वनों का विस्तार है। ये वन कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम के 16 आदिवासी जिलों में पाए जाते हैं। 23.89% इनका घनत्व है। आगे, झाड़ियाँ तथा अन्य वन। भारत के अर्धशुष्क क्षेत्रों जहाँ पर वर्षा कम होती है, अर्धशुष्क क्षेत्रों व राजस्थान के मरुस्थलीय भाग में इन वनों का विस्तार है। मैंग्रोव या तटीय वन। विश्व के तटीय वन क्षेत्र का मात्र 5% क्षेत्र ही भारत में है, जो समुद्र तटीय राज्यों में फैला है। इसमें आधा क्षेत्र पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में है तथा इसके बाद गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। अगला वर्गीकरण है प्रशासकीय दृष्टि से वनों का वर्गीकरण। वो तो ये जो ऊपर मैंने बताया ये थे सघनता की दृष्टि से वनों का वर्गीकरण, और अब ये है प्रशासकीय दृष्टि से वनों का वर्गीकरण। तो इसमें कौन कौन से हैं? पहला, आरक्षित वन। आरक्षित वनों के अंतर्गत बताया गया है इन वनों में ना तो लकड़ियाँ काटी जाती हैं, ना ही पशुचारण हो सकता है। ये वन सबसे मूल्यवान होते हैं। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन है। उसके बाद है रक्षित वन। रक्षित वन क्या है? इसके अंतर्गत विशेष नियमों के अधीन ही पशु को चराने व सीमित रूप में लकड़ी काटने की अनुमति प्राप्त होती है। वनों को नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। लगभग 29% रक्षित वन है। तीसरा है अवर्गीकृत वन। अन्य सभी प्रकार के वन, यानी रक्षित और आरक्षित को छोड़ करके जितने प्रकार के वन हैं ये किस में आएंगे? अवर्गीकृत वनों में। तो अन्य सभी प्रकार के वन अवर्गीकृत वनों में शामिल किए जाते हैं। इन वनों में लकड़ी काटना व पशु चारण करने पर सरकार की तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं होता। ये 17% क्षेत्र पर हैं। अब आइए देखते हैं वन एवं वन्य जीवों का ह्रास। आधुनिक समय में विकास के नाम पर वनों का ह्रास होने लगा है। वनों के विनाश का मुख्य कारण पशुचारण एवं ईंधन के लिए लकड़ी कटाई भी है। ठीक है, तो वनों के कम होने के क्या कारण बताया है? तो पहला कारण इसमें बताया है कि पशुओं का चराना और ईंधन के लिए लकड़ी का काटना, इन दोनों ही कारणों से हमारे देश में वनों का ह्रास हो रहा है या वनों की कमी हो रही है। वनों में ह्रास के लिए एक और अन्य बड़ा कारण है कृषिगत भूमि का फैलाव, अर्थात कृषि क्षेत्र का अधिक विस्तार में होना। और अगला कारण इससे भी बड़ा है स्थानांतरित या झूम कृषि। झूम कृषि किसे कहते हैं? या स्थानांतरित का ही दूसरा नाम है। तात्पर्य यह है कि जहाँ आदिवासी लोग रहते हैं, पहाड़ों पर है, हरली बहन जहाँ पर, वहाँ क्या करते हैं? झूम कृषि। एक स्थान की भूमि को कृषि करने के पश्चात उसको छोड़ करके वो आगे बढ़ जाते हैं। तो जगह बदलते हुए ये इस तरह से कृषि करते हुए चलते हैं। ये क्या होगा? झूम कृषि भी वनों के ह्रास का बहुत बड़ा कारण है। बड़ी विकास परियोजनाएं जो हैं हमारे देश में, विकास परियोजनाएं बड़े स्तर पर जो बनाई जाती हैं वे भी वनों के विकास में बाधक हैं। जैसे जैसे वन क्षेत्र कम होते गए, वनों में रहने वाले जीवों की संख्या भी घटती गई। जाहिर सी बात है, जब वन कम होंगे तो उसमें जो रहने वाले जीव हैं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते रहें, उन्हें अन्य कहीं जगह रहने की मिली नहीं, तो कारण उसका परिणाम क्या हुआ? उनकी संख्या धीरे धीरे घटती गई, जो कि पारिस्थितिक असंतुलन का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि ये सभी एक श्रृंखला में बंधे हुए हैं। लोगों ने अपने मनोरंजन के लिए वन्य जीवों का शिकार करना शुरू कर दिया। खनन द्वारा भी वनों का नुकसान हुआ। उसके बाद जैव विविधता को कम करने वाले कारक। जैव विविधता से आप समझते होंगे, मैंने पहले ही बता दिया है, वनस्पतियाँ और जंतुओं की विविधता ही क्या कहलाती है? जैव विविधता। तो इनको कम करने के लिए कौन कौन से कारक हैं? पहला है जानवरों को मारना। जब जानवर
पर्यावरण में, पारितंत्र में नहीं होंगे तो जैव विविधता तो ऑटोमेटिक कम होगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण भी बहुत बड़ा कारण है जैव विविधता को या बायोडाइवर्सिटी को कम करने के लिए। तीसरा है जंगलों में आग लगना, वो चाहे मानवीय कारण हो या प्राकृतिक कारण हो, इससे भी बायोडाइवर्सिटी को ह्रास होने में बहुत बड़ा ये कारण है। वनों की कटाई, वनों की कटाई बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनियमित तरीके से अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों की कटाई भी जैव विविधता को कम करने का बहुत बड़ा ये कारण है। वनों की कटाई से क्या क्या होता है? बाढ़, सूखा, गरीबों को नुकसान होता है। गरीब इसलिए नुकसान होता है क्योंकि कुछ लोग वनों पर ही उनकी आजीविका चलती है, जिससे अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो जो वनों की कटाई होगी तो सबसे पहले क्या वनों में रहने वाले जीव प्रभावित होंगे, फिर वनों पर जो डिपेंड लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको वो सबसे ज़्यादा इससे नुकसान झेलते हैं इस चीज़ को। भारत सरकार ने वन एवं वन्य जीवों को सुरक्षित व संरक्षित रखने के लिए 1972 में एक कानून बनाया। संकटग्रस्त जातियों का बचाव, शिकार पर रोक, जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगा दी गई। सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान व पशु विहार स्थापित किए। राष्ट्रीय उद्यान, वहाँ पर जो लुप्त होने वाली जो जानवरों की प्रजातियाँ हैं, जातियाँ हैं, उन उद्यानों में उन जो बनाए गए हैं सरकार के द्वारा पशु विहार और उद्यानों में उनको सुरक्षित रखने की योजना बनाई गई। बाघ, एक सींग वाला गैंडा, काला हिरन, मगरमच्छ, तेंदुआ, भारतीय हाथी को सुरक्षा प्रदान की गई। संकट में कीटों, ये नहीं कि बड़े बड़े जानवरों को हमने सुरक्षा दी, सरकार ने जो कीट पतंगों हैं उनका भी पर्यावरण बहुत बड़ा स्थान है, वे भी एक तरीके से हमारी श्रृंखला में शामिल। अगर वे ना हो तो हमारा पारिस्थितिक तंत्र भी असंतुलित होने में उनका बहुत बड़ा योगदान। अगर वे हैं तो पर्यावरण हमारा संतुलित है, अदरवाइज असंतुलन कहीं ना कहीं उनके ना होने पर भी हो सकता है। तो जैसे तितली है, ड्रैगन फ्लाई है, इनको भी महत्व दिया गया। समुदाय व वन संरक्षण, हमारा जो समुदाय है, आपने देखा होगा कुछ पेड़ों को बचाने के लिए कुछ समुदाय के लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। वनों एवं वन्य जीवों के संरक्षण में कुछ समुदायों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के लोग खनन कार्य नहीं करने देते। ये सरिस्का कहाँ है? राजस्थान में है। और यहाँ के लोग क्या करते हैं? लोगों को खनन कार्य नहीं करने देते। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन है। उत्तराखंड में जब लोग वनों को काटने गए तो लोग पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए। उन्होंने कहा पहले हमें काटो फिर पेड़ों को काटो। तो इस तरह से वनों के प्रति उनका जो लगाव है वो क्या है? वन और वन्य जीवों के प्रति उनके प्रेम को दर्शाता है, और यह भागीदारी पर्यावरण को बचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। टिहरी में बीज बचाओ आंदोलन में रासायनिक उर्वरकों का विरोध किया गया। टिहरी कहाँ है? उत्तराखंड में है। इन्होंने बीज बचाओ, जो केमिकल हैं, जो फर्टिलाइज़र यूज़ की जाती है, रासायनिक खादों का जो प्रयोग करके बीजों का उगाया जाता है, इसका इन्होंने विरोध किया और ये बताया कि हमें जो है जैविक खादों का प्रयोग करके ही अपने कृषि को आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे और संरक्षित रहे। तो ये तो था बच्चों आपका पूरा लेसन, जिसका मैंने शॉर्ट में और इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर ही आपको तैयार कराया है। अगले वीडियो में बच्चों में इसी चैप्टर से संबंधित आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराऊंगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा, और जहां आपको लगे समझ में नहीं आया है मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप अपना लिखें, जो भी आपको कहना है उसमें। वीडियो बच्चों अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, और हाँ, मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको इसी चैप्टर से रिलेटेड जो मैं क्वेश्चन का वीडियो बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। ठीक है, ओके बच्चों, टेक केयर।